शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है, सिर्फ भारत में नहीं, लंदन में, न्यूयॉर्क में, हर जगह इनके बारे में लोग सवाल पूछते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसी शख्सियत जिसे उत्तर प्रदेश की जनता ने प्यार और दुलार दिया, मान सम्मान दिया। ऐसा व्यक्ति जिसको अभी मुख्यमंत्री बने हुए कुछ महीने हुए हैं, लेकिन लोग बहुत सारे सवाल उनसे पूछना चाहते हैं। प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और एक और खास बात मैं आपको बता दूं, आपकी अदालत में आज जज उत्तर प्रदेश की जनता है, आप सब लोग हैं, आप सब लोग फैसला करेंगे आज के मुकदमे का। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, मैं सवाल पूछूं, सफाई मांगूं योगी आदित्यनाथ से। एक नजर योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर। उत्तराखंड के गढ़वाल में एक राजपूत परिवार में जन्मे अजय सिंह को आज सारा देश योगी आदित्यनाथ के नाम से जानता है। बचपन से ही तेज दिमाग वाले अजय सिंह ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की पढ़ाई की, फिर महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। 26 साल की उम्र में संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ का नाम पाया। आम सन्यासियों से अलग रहकर योगी आदित्यनाथ ने धैर्य और राजनीति के बीच संतुलन साधते हुए जन सेवा का रास्ता चुना। योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ की धार्मिक जिम्मेदारी के साथ साथ महंत जी की राजनीतिक विरासत भी संभाली। 1998 में लोकसभा चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ सबसे कम उम्र के सांसद बने। लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले योगी आदित्यनाथ 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक रहे। योगी ने 175 से ज्यादा सभाएं की और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलवाया। योगी आदित्यनाथ सन्यासी से चीफ मिनिस्टर बने, उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या कड़े अनुशासन में बंधी है, विवादों से नाता है। आपकी अदालत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि इनका दिल बड़ा कठोर है। योगी जी, आपके साथ जो कॉलेज में पढ़ते थे साथी संगी, ये कहते हैं, बीरेन बहुखंडी ने बताया कि आप 22 साल की उम्र में अचानक गायब हो गए। ऐसे वक्त जब लोग आपको प्यार करते थे, आपकी प्रखर बुद्धि की सराहना करते थे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन संगी साथियों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के अचानक चले गए। देखिए, सच है, लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। वह क्षण अत्यंत कठिन होता है, लेकिन वो मैंने निर्णय लिया। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इस दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यपद्धति को, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के भाव को देखा, तो मेरे मन में आया कि मुझे भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए। और उस समय मेरा संवाद और मेरा संपर्क हुआ राम जन्मभूमि मुक्तिज्ञ समिति के अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज से। उन्होंने मुझे 2-3 बार गोरखपुर बुलाया, लेकिन मैं चूँकि विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों के साथ इतना जुड़ा हुआ था कि समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब
जब राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत तीव्र और आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे उस मिशन में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं गोरखपुर चला गया। और बाद में ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। मैंने उनसे संन्यास की दीक्षा ली और फिर एक नाथ योगी के रूप में मैं आया। लेकिन संन्यास लेने के पहले मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के सामने कुछ प्रश्न उससे रखे थे, क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार में रह करके मैंने ये देखा था कि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई थी, देखता था मैं। संन्यास का मतलब क्या पलायन है, और अगर पलायन है तो मैं पलायन, जीवन में पलायन का रास्ता नहीं अपनाना चाहता था। मैंने इस बात को कहा कि मैं संन्यास का मतलब सेवा से जोड़ करके देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ जिस अभियान के साथ जुड़ी हुई है, एक बार तुम उसको देखो। तो 6 महीने का समय दिया उन्होंने मुझे, और मुझे लगा कि वास्तव में संन्यास का जो सही अर्थ है उसको गोरक्षपीठाधीश्वर महंत विद्यानाथ जी महाराज जी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया, मैंने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया, और मैं सन्यासी के रूप में, योगी आदित्यनाथ के रूप में सबके सामने आ गया। लेकिन वो व्यक्ति जिसको सब लोग प्यार करते थे इतना कठोर कैसे हो सकता है? माता पिता को नहीं बताया, भाइयों को नहीं बताया, बहन को नहीं बताया। देखिए, एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में सन्यास के रूप में मेरा आगमन है। व्यक्ति परिवार के बारे में जब सोचता है तो सोच बड़ी संकुचित होती है। जब पूरे समाज के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता है, वो विराट सोच है, ये सही मायने में हिंदुत्व की सोच है, और उस सोच को है। लेकिन जब आप सन्यासी बन गए, माता पिता ने आपको देखा, सिर मुड़ा लिया था, भगवा कपड़े पहन लिए थे, कानों में कुंडल था, वो तो बहुत रोए आपको देख के। हाँ, क्यों नहीं। उनके सामने मेरे पिता जो है उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं किसी को बता के गया ही नहीं था। तो समाचार पत्रों में निकला होगा तो उनको कहीं से जानकारी मिली, तो मुझे ढूंढते ढूंढते गोरखपुर पहुंचे। मैं संजोग से मंदिर में सफाई के कार्य को देख रहा था तो मेरी नज़र अचानक पड़ी, लेकिन मैं इस भेष में कैसे उनके सामने जाऊं, मुझे स्वयं संकोच हुआ। लेकिन अब जाना था तो उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं उनको ढांढस बंधवाया, बिठाया, ले गया। बिठा करके फिर मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से फ़ोन से, गोरखपुर में नहीं थे लेकिन मैंने उनको फ़ोन से सूचना दी। तो मुझे पूज्य गुरुदेव को लगा कि ऐसा नहीं हो कि मैं फिर अपने पिता के साथ चला जाऊं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। मैंने कहा नहीं, मैंने जब संन्यास ले लिया है तो मैं तो गोरखपुर में ही रहने के लिए आया हूं, लेकिन आपको वास्तविकता से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। मैंने आपको बताया है। उन्होंने फिर बातचीत किया, उन्होंने बताया कि भाई देखो, तो जीवन का उद्देश्य होता है। खैर, उन्होंने बाद में इसको स्वीकार भी किया कि नहीं भाई, तुम्हारा मार्ग ठीक है, तुमने जो किया ठीक किया है, अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद है। आपके बारे में रिसर्च करते करते मुझे ये भी पता चला कि आपकी बड़ी बहन थी, 5 साल बड़ी, जो आपको पहली क्लास में जब जाते थे तो उंगली पकड़ के ले जाया करती थी जंगल के रास्ते से स्कूल। हाँ। और सबसे ज़्यादा करीबी वही थी आपकी। लेकिन इतने बरस अलग रहे, 20-21 साल में आप उनसे मिले नहीं, बस 1-2 बार मिले। मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है अपनी माँ और अपनी बहनों से सीखा है। वो मुझे पढ़ाते थे। मेरी माँ मुझे, यानी मुझे अक्षर का ज्ञान मेरी माँ ने कराया, लेकिन और पूरे उस स्कूली शिक्षा के बारे में भी इंग्लिश मेरी बहन मुझे पढ़ाती थी। लेकिन जब मैंने कहा ना कि एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में एक सन्यासी के रूप में मेरा मिलन है, और मैंने उसको उस रूप में मैं जीवन जी रहा हूं, और पूरे समाज को एक परिवार के रूप में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। अब योगी जी, मैं भी समझना चाहता हूं, देश की जनता भी समझना चाहती है, कोई ऐसा कठोर कैसे हो सकता है कि आप सन्यासी बन गए, उसके 2 साल बाद आप भिक्षा लेने के लिए अपने घर गए। हाँ, अपनी माँ से भिक्षा मांगी। हाँ। माँ के दिल पे क्या बीती होगी? देखिए, सन्यास का एक धर्म है वो, और उसका निर्वहन प्रत्येक को करना होता है।
कि जीवन में उसको एक बार अपने परिवार से भिक्षा लेने के लिए जाना ही होगा, और मुझे लगता है कि उसका निर्वहन मैंने भी किया है। तो कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी घर बसा लूं? देखिए, व्यक्ति ने जब एक बार निर्णय ले लिया है, मैं उन लोगों की स्थिति को पहले से देख रहा हूं जिन्होंने घर बसाया है। तो कम से कम मैं उस टेंशन से फ्री हूं। लेकिन मेरी शुभकामनाएं होती हैं, जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो मैं उसको शुभकामना देने, आशीर्वाद देने जरूर जाता हूं। आपकी बहन तो ये भी कहती हैं कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे से उनसे बहुत प्यार था। कॉलेज से लौटते समय आप उनके लिए टॉफी लेके जाते थे। हाँ, क्यों नहीं, मैं आज भी कहीं जाता हूं। अब तो मुख्यमंत्री के रूप में हो सकता है बहुत भीड़ भाड़ में जाने में थोड़ा ये होता है, लोग रोकते हैं, सुरक्षा वाले रोकते हैं, प्रशासन ऐसी व्यवस्था कर देता है। लेकिन एक सांसद के रूप में भी जब मैं वो जाता था तो मैं अपने साथ 2-4-5 किलो टॉफी लेकर के या लड्डू लेके जाता था, और बच्चे मिलते थे तो उनको मैं टॉफी बांटता था। और किसी भी क्षेत्र में मैं जाता था, कहीं भी जाता था, यहाँ तक कि इलेक्शन के दौरान भी मैं कभी कभी मुझे ये तो रहता था कि इलेक्शन कमीशन इसको मान ले, लेकिन मैं ये मानता था इन बच्चों को कोई वोट तो देना है नहीं, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस मामले में मुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन मैं तब भी वहाँ बच्चे मिलते थे तो मैं टॉफी और उनके लिए लड्डू लेकर जरूर जाता था। उत्तर प्रदेश की परंपरा योगी जी ये रही है कि कोई मुख्यमंत्री बनता है तो फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाता है, फिर बेटा अपने बेटे के लिए तैयारी करता है, और हमने तो देखा पूरे परिवार में लड्डू बंटते हैं। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने चुनाव के पहले इस बात को कहा था ना कि प्रदेश से परिवारवाद और जातिवाद को समाप्त करना है। तो मुझे लगता है कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को और तुष्टीकरण की राजनीति को ही समाप्त करने के लिए संभवतः मुझे भेजा गया है, और मैं उस कार्य को करूंगा। लेकिन आपने कभी सोचा था कि योगी आदित्यनाथ एक कल्ट फिगर बन जाएंगे पूरे देश में? अब लोग आपकी तरह बाल भी कटाना चाहते हैं। देखिए, मैं तो एक सन्यासी हूं। लोक कल्याण का मार्ग जितना भी प्रशस्त हो सकता है उतना मैं पूरी जी जान से उसके लिए प्रयास करूंगा, और मैं उसके लिए लगा हूं। मुझे पार्टी ने, मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अवसर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का। उस दायित्व का निर्वहन मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आप सबकी शुभेच्छा से, शुभकामनाओं से मैं उसमें सफल होऊंगा। लेकिन योगी जी, दुनिया को तो ये लगता है कि ये कैसा अजूबा है, ये कैसा नमूना है कि ये भगवे वस्त्र पहने हुए है, सन्यासी है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठे। हाँ, ठीक बात है। ये भारत की वास्तविक परंपरा रही है। जिन्होंने भारत को नहीं समझा है वे लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन इस देश का योगी ही इस देश का राजयोगी भी बना है, और उस राजयोगी के रूप में उस दायित्व का निर्वहन दिल्ली में मोदी जी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने दायित्व मुझे दिया। तो ये जो आपके उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, जिस तरह से निर्वहन कर रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल मेरे पास में हैं। हम एक ब्रेक रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक और इल्जाम। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी खुला नहीं है यातायात के लिए। मुझे परेशानी इस बात की होती है कि मुझे पूरे एक्सप्रेसवे पे सुरक्षा देनी पड़ रही है, विशेष हिदायत देनी पड़ रही है कि वे देखो इटावा और सफाई के आसपास थोड़ा बचा करके रखिए लोगों को। वेलकम बैक। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, और आज हमारे मेहमान हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि इन्होंने लोगों को झूठे सपने बेच दिए। अब ये इल्जाम मेरा नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है। वो कह रहे हैं कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम लोगों को समझाते रहे
और योगी जी बहकाते रहे और ये जीत गए, हम पीछे रह गए। देखिए, जो सपने दिखाता है वही उसको साकार भी करता है। हमने प्रदेश के अच्छे के लिए सपने दिखाए हैं और हम उसको साकार भी करेंगे। प्रदेश के अंदर विरासत में हमें जैसी स्थिति मिली है प्रदेश की, वो सचमुच चौंकाने वाली है। कोई अनुमान करेगा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 22 करोड़ आबादी की जनसंख्या का प्रदेश, जिस प्रदेश या प्रदेश अगर एक देश होता तो दुनिया का 5वां बड़ा देश होता है। और इस प्रदेश में 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें गड्ढायुक्त हों, 5 जिलों को छोड़ करके बाकी किसी भी जिले में बिजली 2 से 3 घंटे 4 घंटे से अधिक न मिलती हो, जहां पर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल का हो, बुनियादी सुविधाओं का नितांत अभाव हो। स्वच्छता की रेटिंग को जब सामने आती है देश के, तो जिसमें 100 गंदे शहरों में 52 उत्तर प्रदेश के आते हैं। और जब हम प्रदेश के दायित्व का हम लोगों ने निर्वहन किया तो प्रदेश का खजाना एकदम खाली था। अखिलेश यादव ये सच कहते हैं कि आखिर हम इन सपनों को पूरा करेंगे कैसे, लेकिन ये प्रदेश के सपने साकार करेंगे हम लोग और उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। योगी जी, वो तो कहते हैं कि उन्होंने जो सड़क बनवाई उसको जो देख लेगा वो उनकी वाहवाही करेगा। वो कहते हैं उन्होंने भवन बनवाए, उन्होंने फव्वारे लगवाए, उन्होंने तो जयप्रकाश की भवन के ऊपर तरणताल स्विमिंग पूल बनवा दिया। तो यही तो करते रहे लोग। इस प्रदेश का दुर्भाग्य यही है। मैंने आपको कहा ना, 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें गड्ढा युक्त थी। और सही बताऊं मैं आपको, मैं चुनाव के दौरान जब कहीं जाता था तो मुझे गड्ढा युक्त सड़कें दिखती थीं। अगर मुझे रात्रि हो जाता था तो अगर किसी दूसरे स्टेट से हमें यूपी में आना होता था 19 मार्च 2017 के पहले, तो जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। जहां से गड्ढा युक्त सड़कें प्रारंभ हो गई उत्तर प्रदेश, जहां पर छिनैती, डकैती, लूटपाट, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति होती थी और सत्ता का संरक्षण उन मंचलों दुष्कर्मियों को प्राप्त होता था, वो उत्तर प्रदेश होता था। लेकिन हम लोगों ने उस व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास किया है। हम लोग उसको बदल रहे हैं। अभी हमारा बजट नहीं आया है, लेकिन बजट आने के पहले प्रदेश की सभी सड़कों को हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। अभी बजट नहीं आया है। इनके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय यह है कि बजट अभी आया नहीं। उन्हें मालूम है कि प्रदेश का खजाना इन्होंने खाली करके छोड़ा है, लेकिन उन्हें यह भी मालूम कि हम लोग संन्यास परंपरा के लोग हैं। हमें विरासत में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम पूरे समाज को लेकर के सब कुछ इकट्ठा भी करने की क्षमता रखते हैं और वही उत्तर प्रदेश के हम लोग कर रहे हैं। अगर खजाना खाली है तो किसानों के 36,000 करोड़ के कर्ज कैसे माफ कर दिए? कर रहे हैं ना हम लोग। कहां से देंगे? हम दे रहे हैं। इसीलिए कहा एक हम ही लोग कर सकते हैं। इस देश का कोई योगी ही कर सकता है। हमने सभी फिजूल खर्चे बंद करवा दिए हैं। आप अनुमान करिए वित्तीय अनुशासनहीनता की क्या पराकाष्ठा थी। यहां पर पीपीआर बनता है गोमती रिवर फ्रंट का 160 करोड़ का, डीपीआर बनते बनते वो चला जाता 660 करोड़। 2 वर्ष में योजना पूरी होनी थी। जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई योजना, जनवरी 2017 में संपन्न होनी थी। अधिक से अधिक डीपीआर में 660 करोड़ में सब कार्य संपन्न हो जाता, नहीं हुआ। 1437 करोड़ खर्च हो चुके हैं और अभी योजना अधूरी है। यह प्रदेश की वित्तीय अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। लूट का एक ऐसा नग्न तांडव है। जेपीएन सेंटर को आप देखिए ना, क्या स्थिति है उसकी। जिस प्रदेश में जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, वहां पर आप कुछ चंद राजनेताओं के लिए मौज मस्ती का एक सेंटर बनाना चाहते हैं। ये मजाक है प्रदेश की और देश की व्यवस्था के साथ। ये नहीं स्वीकार होगा, इसको हम नहीं चलने देंगे। मेरे पास एक दिन एक कैंसर का पेशेंट आया।
मैं जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाता हूं, प्रतिदिन जनता से मिलता हूं। वो मेरे पास आया, उसने कहा साहब कैंसर का पेशेंट है, पेशेंट हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे मैं उपचार करूं। मैंने कहा आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, वहां से आप एस्टिमेट बनवा लीजिए, जो खर्चा आएगा प्रदेश सरकार देगी उसको। ये ड्यूटी है हमारी, किसी गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा दिलाना, हम लोग करेंगे इसको। तो मेरे दिमाग में आया कि अखिलेश यादव ने यहां पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया था। मैंने मिनिस्टर को फोन किया, मैंने कहा वो कैंसर इंस्टीट्यूट में आप देख करके आइए, अगर वहां पे पेशेंट भर्ती हो सकता है पेशेंट को भर्ती करवा दो। मैंने उसके सारे कागजात रखे, उसको मैंने कहा कि भाई आपकी हम व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारा मंत्री वहां जाता है, हमारे मंत्री ने जाने के बाद मुझे बताया कि साहब कैंसर इंस्टीट्यूट का केवल एक ढांचा खड़ा है, वहां ना बेड है, ना वहां पे कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, ना वहां रेडियोथेरेपी की व्यवस्था है, ना वहां कोई डॉक्टर है, ना कोई वहां पैरामेडिकल का स्टाफ है। तो मैंने कहा उद्घाटन के समय तो बेड थे, कहा वो तो केजीएमयू से बेड लाए गए थे, फिर वापस चले गए हैं। ये यहां की सच्चाई है विकास की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी खुला नहीं है यातायात के लिए। और यातायात के लिए खुलेगा कैसे? सुरक्षा के सबसे अधिक डकैती तो उनके गृह जनपद में पड़ती है उस एक्सप्रेसवे पे। मुझे परेशानी इस बात की होती है कि मुझे पूरे एक्सप्रेसवे पे सुरक्षा देनी पड़ रही है, विशेष हिदायत देनी पड़ रही है कि भाई देखो इटावा और सफाई के आसपास थोड़ा बचा करके रखिए लोगों को। और सफाई बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सफाई के और उसके आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है, बहुत वैसी यानी अफसोसजनक स्थिति है। ये कार्यक्रम में अखिलेश जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने ऐसा गार्डन बनाया है जो लंदन के हाइड पार्क जैसा है, उसमें जाके बैठे तो बड़ी अच्छी हवा आती है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इन नमूनों को उन्हीं गार्डनों में बिठाने के लिए भी तैयार बैठी है, और ये होगा जरूर। लेकिन आप तो जनता से वादा कर रहे हैं, किसानों से वादा किया, आपने जनता से वादा किया कि हम आपको 24 घंटे बिजली दे देंगे। अगर पैसा नहीं है तो बिजली कहां से लाएगी? हम दे रहे हैं ना। और हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से प्रदेश के अंदर पहले 5 जिलों में बिजली मिलती थी। हमने कहा 70 जिलों ने क्या गुनाह किया था। पहले मैंने कहा इन 5 जिलों की बिजली भी काटो। समाजवाद है तो समान रूप से होना चाहिए, और फिर राष्ट्रवाद है, हम सबको समान रूप से बिजली भी देंगे। 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली, तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। हम लोगों ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है 1912। ट्रांसफार्मर जलता है ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर आप इसको बदलिए किसी भी स्थिति में। ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है। एक जर्जर व्यवस्था है, हमने पावर फॉर ऑल पर साइन किए हैं। हम लोगों ने इस बात को कहा है कि 18 अक्टूबर 2018 से हम 24 घंटे विद्युतीकरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में देंगे, लेकिन मैंने उसके साथ एक शर्त और जोड़ी है कि हम बिजली देंगे सबको, लेकिन मेरा अनुरोध होगा लाइन लॉस कम करिए। जहां बिजली की चोरी है इसको रोकिए, लोग विद्युत का कनेक्शन लें। हमने बीपीएल फैमिलीज को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, लेकिन उनका मीटर लगाएंगे, जो कम से कम बिजली का उनका खर्चा आएगा उतना पैसा वे दे देंगे। हम 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में भी देने के लिए, मैं आपकी सारी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरे पास जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में आपको उपलब्ध है 14,500 मेगावाट बिजली। जी हाँ। और आप वादा कर रहे हैं 22,000 मेगावाट का। देखिए 17,000 मेगावाट बिजली से हमारा पूरा कार्य चल सकता है, और हमने उसकी व्यवस्था कर ली है। हमारे पास बिजली की कमी नहीं है। हम पूरी तरह जिस रोस्टर के हिसाब से बिजली दे रहे हैं, प्रदेश की जनता को हम बिजली देने में सफल होंगे, दे रहे हैं। और पावर फॉर ऑल में जनता का सहयोग हम मांग रहे हैं, पब्लिक हमें सपोर्ट करे, हम 24 घंटे बिजली सबको उपलब्ध कराएंगे, बिजली की कोई कमी कहीं नहीं होने देंगे। देखिए मेरी जानकारी तो ये है कि रामपुर, इटावा, कन्नौज, आजमगढ़ ये ऐसे इलाके हैं जहां बिजली तो जाती है लेकिन 80 से 90% चोरी होती है, कोई पैसे नहीं देता। हाँ देखिए, जब राजनीतिक नेतृत्व उस समय का चोरी करना सिखाता था, चोरी करता था, चोरी करना सिखाता था तो लोगों की आदतें खराब कुछ तो थी, लेकिन सुधर रही हैं। हमने कहा ना, इसलिए लाइन लॉस को कम करने की हमने अपील की है।
पब्लिक से अपील की है। और मुझे प्रसन्नता है, प्रदेश की जनता का इस संबंध में पूरा समर्थन मिल रहा है। बदायूं से भी, कन्नौज से भी, रामपुर से भी, आजमगढ़ से भी, और मैं अपील करूंगा अखिलेश जी से कि इटावा से भी वो करा देंगे, तो मुझे लगता है कि सारी समस्या का समाधान यूपी में हो जाएगा। लेकिन योगी जी, जितना बजट आपका होगा उसमें से 2/3 तो चला जाएगा तनख्वाह देने में। 7th पे कमीशन लागू हो चुका है। जो बचा कुचा आप किसानों को कर्ज माफ कर देंगे तो विकास के काम तो सारे रुक जाएंगे। देखिए, पिछली सरकार के वित्तीय अनुशासन अनुशासनहीनता इतनी ज्यादा थी। दूसरा, हम लोगों ने कटौती भी बहुत ज्यादा की है। आपको संभवतः ये नहीं होगा कि पिछले वर्ष तक प्रदेश के सभी अधिकारी और अधिकतर मंत्री इस मौसम में, गर्मियों के सीजन में वे विदेशों के दौरा करते थे। वहाँ से क्या सीख के आ रहे हैं किसी को पता नहीं होता था। हम लोगों ने इस बार सबकी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हमने अपने सभी मंत्रियों से कहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में आप जिलों में जाइए, वहाँ दौरा करिए, सड़कों को देखिए, किसानों का गेहूं क्रय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है इसको चेक करिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालयों की स्थिति देखिए, पेयजल की स्थिति देखिए, जनता की समस्याओं को सुनिए। जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने यही अपील की है, अधिकारियों से भी कह दिया गया। बहुत सारी फाइल आई थी कि साहब विदेश दौरा इनका प्रस्तावित है। मैंने कहा पैसा कहाँ से आएगा? कि साहब ये तो राज्य सरकार देगी। तो मैंने कहा राज्य के पास पैसा नहीं है, आप यहाँ काम करिए, अपने विभाग में परफॉर्म करिए। आप ये बात को मानिए कि विभाग में तभी रहेंगे जब आप परफॉर्म कर पाएंगे, अन्यथा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ की गारंटी मिल सकती है, जो परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो यहाँ रह सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपको जाना होगा और इसलिए सभी लोग काम कर रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति हम लोग प्रदेश के अंदर ला रहे हैं। लोग कार्य करें। मैं स्वयं 18 से 20 घंटे कार्य करने को तैयार हूं, मेरे मंत्री कार्य करने को तैयार हैं, प्रशासन भी उसके साथ सहयोग करें। और मुझे प्रसन्नता सब लोग कैसे मुकाबला करेंगे? आपने तो अपने घर के सारे एयर कंडीशनर निकलवा दिए। देखिए, मुझे लगता है कि एयर कंडीशन ही हर जगह के लिए नहीं, पूरे प्रदेश में क्या प्रदेश की जनता एयर कंडीशन में रह रही है क्या? वैसे भी मेरा ये मानना है कि जो एयर कंडीशन भी लगाए हैं वहां पे टेम्परेचर 26 से ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई हम लोग कार्य कर रहे हैं, टेम्परेचर 25 और 26 के बीच में रखते हैं, तो हम अगर धूप में भी निकल जाएंगे तो हम पे असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो 20 और 18 के टेम्परेचर में रह रहा होगा, बाहर जाएगा तो लू की चपेट में सबसे पहले आएगा। इसलिए लू की चपेट में ना आए, इसलिए हम लोगों ने लोगों के सामने कुछ। अब योगी जी, एसी आप लगाने नहीं देंगे, गर्मी में छुट्टी पर बाहर जाने नहीं देंगे, ये तो बड़ा अत्याचार है। अत्याचार नहीं है, एक कार्य संस्कृति। प्रदेश की 22 करोड़ जनता जिन स्थितियों में रह रही है, हमें उन स्थितियों में से उनको उभारने के प्रयास करने चाहिए। हम लोग प्रयास कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों का सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हो जाएगा। आप जब बने थे मुख्यमंत्री तो आपने देखा दफ्तर कैसे चलते थे? हाँ, देखिए, बड़ी खराब स्थिति थी। मैंने जब शुरू दिन इस बारे में इच्छा व्यक्त की कि भाई अब तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया है, मुख्यमंत्री क्या होता है मुझे भी नहीं जानकारी है, तो मैंने कहा कार्यालय मुझे जाना है। भाई कहा साहब 11 बजे के बाद आइए आप। तो मैंने कहा कार्यालय 11 बजे खुलते हैं क्या? मैंने संसद तो देखी थी कि 11 बजे से संसद चलेगी शाम 6 बजे तक, लेकिन कार्यालय 11 बजे से शुरू होते हैं। तो गए, मैंने मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों से एक बात के लिए आग्रह किया था। मैंने कहा यार देखो, पहले दिन कार्यालय आप जाएंगे तो बैठिएगा मत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है, स्वच्छ मिशन, स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, उस स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले दिन हम लोगों को जिस कार्यालय में बैठना है, उस कार्यालय में स्वच्छता के कार्यक्रम को अंजाम देना है। मैं देख के ताज्जुब था, बहुत सारी जगह ये कुर्सी है, ये फाइल गंजी हुई थी ऊंची तक, ये भी फाइल गंजी थी ऊपर तक, टेबल में फाइल गंजी हुई थी, उसमें धूल जमा हुआ था, और बहुत सारे ऐसे श्रीमान जी लोग थे जो पान खा करके वहीं कोने में थूक देते थे। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा भी तुम लोग तो प्रदेश सरकार को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो, ये सब फाइल में धूल पड़ा हुआ है, ये टीबी हो जाएगी तुम्हें तो, और टीबी का उपचार फिर पैसा सरकार को ही खर्च करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा होगा ये सब ठीक करो, ये फाइल ऐसे पड़ी नहीं रहनी चाहिए। हमने एक सिटीजन चार्टर लागू करवाया,
आज एक सप्ताह से अधिक किसी एक विभागाध्यक्ष के पास फाइल रहेगी तो उसको जवाब देना होगा। 3 दिन से अधिक किसी के यहां फाइल रुकी ही नहीं सकती, अगर रुकेगी तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। ये नहीं चल सकता है। प्रदेश की जनता के टैक्स से हमें वेतन मिलेगा, हमें सुविधाएं मिलेंगी, और हम उसके साथ इतना बड़ा अन्याय करें, वो महीनों महीनों भटकता रहे, ये नहीं हो सकता है। उस सिटीजन चार्टर को हम लोगों ने लागू किया। कार्यालय में लोग समय से बैठे, पता लगा लंच आवर के बाद तो कोई जाता ही नहीं था। मुख्यमंत्री और मंत्रीगण आते थे। मैं गोरखपुर का एक किस्सा बताता हूं इस सरकार का। एक बार मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे था। इस सरकार का एक माध्यमिक शिक्षा के मंत्री कृषि मंत्री गोरखपुर आए थे। उस समय के जो एपीसी थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, वो गोरखपुर आए थे। तो ट्रेन से उनको लखनऊ वापस आना था। मैं भी रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था। जिस रूम में मैं बैठा था, संजोग से वहां के जिलाधिकारी, वहां के कमिश्नर एपीसी को भी वहीं लेकर के पहुंचे, लेकिन मुझे देखे थोड़ा हिचके, तो मैंने बुलाया उनको। मैंने कहा भी आइए, क्यों आप भाग रहे हैं? रिटर्निंग रूम में ये लोग आए, बैठे। इनके 2 मिनट के बाद इनका कृषि मंत्री आ गया। तो मैं समझा कि सब साथी हैं। तो कृषि मंत्री को मैंने अपने बगल में एक कार्यकर्ता बैठता, मैंने उनको हटा कर कहा, मैंने कहा भी देखो ये कृषि मंत्री है, इनको बैठने दो। मैंने एपीसी से पूछा, मैंने कहा आप कब आए? उन्होंने कहा कि मैं सुबह आया था। मैंने कहा क्या कोई कार्यक्रम था? उन्होंने कहा हाँ, एक एग्रीकल्चर पर एक संगोष्ठी थी, उसी में आया था। मैंने कहा यहाँ गन्ने में पायरिया कीड़ा लग रहा है और सैकड़ों हेक्टेयर यहाँ पर गन्ने की फसल किसानों की खराब हुई है, इसके बारे में आप लोगों ने कोई प्लान तय किया है? उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं। मैंने कहा भी आप आखिर कैसी संगोष्ठी कर रहे हैं? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। फिर मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा भी कृषि मंत्री तो यहीं गोरखपुर के ही हैं। मैंने कहा कृषि मंत्री ने बताया नहीं? अब आश्चर्य करेंगे कि कृषि मंत्री को एपीसी नहीं पहचानते थे, उनका एग्रीकल्चर सेक्रेटरी नहीं पहचानता था, और मैंने अपने सामने परिचय कराया। तो मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछा, मैंने कहा तुम कब से कृषि मंत्री हो? उसने कहा 6 महीने से। मैंने कहा 6 महीने से तुम्हारे अधिकारियों से कोई परिचय नहीं? कहा मैं कार्यालय कभी कभी जाता हूं। ये अराजकता थी, ये अराजकता थी। हमने कहा ये सब नहीं चल सकता है। अब इसको बदला आपने? पूरी तरह बदल चुका है, और जो कुछ बचा होगा 100 दिन आने दीजिए, वो सब बदल करके हम लोग रख देंगे। लेकिन कुछ खबरें अखबारों में आती हैं, जैसे आपने कहा कि वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, आप एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। एक हमने पढ़ा कि 27 मई को कुछ करके दलितों से मिलने गए, तो उनको प्रशासन की तरफ से शैम्पू और साबुन बांट दिए गए कि योगी जी आए तो खुशबू लगा के आना। देखिए, शैम्पू और साबुन जो है ये खुशबू का प्रतीक नहीं है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारा अभियान है, और इस अभियान की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि हम स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं। देखिए, मैं पिछले 20 वर्षों से इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ रहा हूं, और आज उत्तर प्रदेश के 38 जिले इस बीमारी से प्रभावित हैं, और देश के अंदर लगभग 171 जिले इससे प्रभावित हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसका उपचार नहीं है। इसके केवल जागरूकता और बचाव, इसके 2 माध्यम हो सकते हैं। और जागरूकता में स्वच्छता का और शुद्ध पेयजल का। स्वच्छता हो, शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाए, तो इंसेफ्लाइटिस फिर कभी वहां पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। स्वच्छता की दृष्टि से लोगों को साबुन बांटना कोई बुरी बात नहीं। अगर किसी दलित को, किसी कमजोर व्यक्ति को स्वच्छता के लिए साबुन बांटा है प्रशासन ने, उसमें कोई बुराई नहीं। स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए उनसे कहा गया कि आप स्नान करिए, तो जागरूकता का हिस्सा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि प्रतिदिन उसको स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन उसको दांतून करना चाहिए, अपने नाखून उसको काट करके इस लायक बनाने चाहिए कि वह किसी को चुभो भी न सके, और साथ साथ उस गंदगी से स्वयं बीमारी से ग्रसित भी न हो सके। ये अनिवार्य होना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि जैसे मैंने बाल रखे छोटे छोटे, वैसे सभी लोग रखेंगे तो और समस्या का समाधान हो जाएगा। एक और घटना अखबारों में आई कि एक शहीद के घर आप गए थे। हाँ।
आप पहुंचे उसके पहले उसके घर में एसी लगा दिया, सोफे लगा दिए, टेबल लगा दी, कालीन लगा दिया, आप गए तो फिर वो सब हटा। देखिए, प्रशासन की ये गलती थी, प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए था। मैं एक शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जा रहा हूं, और उस शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने का मतलब उसके परिवार के लोगों के साथ, उनके दुख के साथ अपनी संवेदना जताने के लिए। किसी भी शहीद का सम्मान देश के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है, और मुझे लगता है कि वह प्रशासन की गलती थी, उनकी जवाबदेही तय की गई वहां पे। भाई, एक मेरे लिए एसी लगाने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा, जब मैं वहां था तो मुझे तो पसीना वैसे आ रहे थे जैसे लोगों को और पसीने थे क्योंकि वहां पर तो भयंकर गर्मी थी उस गांव की। क्योंकि जिस दिन शहीद वो हमारा वो जवान शहीद हुआ था, बीएसएफ का जवान था, लखनऊ में एक आवश्यक कार्यक्रम में मुझे यहां रहना था। मैंने अपने एक कैबिनेट मंत्री को वहां भेजा था। रात्रि को 12 बजे मेरे पास फोन आता है कि साहब ये लोग दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो कहा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आए। तो मैंने कहा बात कराओ मुझसे। रात 12:30 बजे मेरी उस परिवार से बातचीत हुई, शहीद के बड़े पुत्र से मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा क्या ये संभव है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हर जगह जाए? अगर ये संभव है तो मुझे तो आने में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आऊंगा ही, और मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरा प्रयास होगा कि हर शहीद के घर में मैं जाऊंगा। लेकिन हम किसी की शहादत को संकीर्ण राजनीतिक दायरों में कैद करके न रखें। हमारे लिए महान बलिदान है, ये पूरा समाज इससे प्रेरणा ले रहा है। उसने कहा महाराज जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूं। कहा बस आपसे मुझे बात करनी थी, आप गोरखपुर आएंगे तो क्या आएंगे? मैंने कहा मेरा गोरखपुर का कार्यक्रम लगेगा तो मैं जरूर वहां आऊंगा, और मैं इसलिए वहां गया था। मैंने वहां उस परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त किया, उस परिवार के उस शहीद के स्मारक को बनाने के लिए मैंने वहां कहा है, उनके नाम पे इंटर कॉलेज हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन मीडिया की नजरें इंटर कॉलेज और स्मारक पे नहीं गया, उस परिवार को दी जाने वाली सहायता पे नहीं गया, लेकिन उस पंखे पर एसी पे चला गया तो मुझे उसमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चीजें हुई। लेकिन वो प्रशासन की गलती थी, क्योंकि प्रशासन को मैंने पहले से सख्त इस बात के लिए किया है कि देखो भाई, मैं कहीं जाऊंगा मेरे लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। मेरे कारण प्रयास हो कि पब्लिक को परेशानी ना हो, लेकिन मैं कहीं जा रहा हूं, मेरी मजबूरी बन जा रही है। एक बिगड़ी हुई व्यवस्था में हॉस्पिटल को, मंडी को, किसी सड़क को, किसी तालाब को, किसी स्कूल को जाकर के निरीक्षण करना, देखना पड़ रहा है एक सिस्टम को ठीक करने के लिए। मीडिया की नजर तो आप पर इसलिए भी रहती है कि आपसे अपेक्षा ऐसी है। कोई और मुख्यमंत्री जाता, एसी लगा देते, एक क्या 4 लगा देते, गलत पूछता नहीं। मैंने कहा ना वो गलत था, और उसके लिए उनकी जवाबदेही भी तय की गई, और सख्त हिदायत है कि आगे से इस प्रकार की कोई व्यवस्था कोई करेगा तो मैं कार्रवाई करूंगा, स्वयं कार्रवाई करूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ। और कहीं यह ना हो कि सार्वजनिक स्थल पर ही ऐसे लोगों को अपमानित होना पड़े, वो चीजें आगे से कतई ना हो, इस प्रकार की हिदायत स्पष्ट दी गई थी। लेकिन ये सही है कि जो पिछली सरकार ने योजना शुरू की थी, एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे, और ऐसी योजनाओं को उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, उन सब चीजों को आपकी सरकार ने बंद कर दिया। देखिए, हमारी सरकार किसी भी अच्छी योजना जो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों, उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में होगी, उसको किसी को हम बंद नहीं करने जा रहे हैं। हमारे लिए, हम लोग राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इसलिए नहीं आए हैं कि किसी के प्रति राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करें। इतनी फुर्सती कहां है कि व्यक्ति प्रतिशोध किसी से निकाल सके। यहां पे तो श्वास लेने की फुर्सत नहीं, लेकिन जो प्रदेश के हित में होगा हम उसको लागू करेंगे। लेकिन जो केवल उनके स्वयं के हित के लिए थी, उनको तो हमें रोक लगानी ही चाहिए, और रोकेंगे भी हम। खास तौर से बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी, आप अनुमान करेंगे 3500 करोड़ रुपए केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पेंशन देने के नाम पर। 3500 करोड़, 3500 करोड़, ये नहीं चलेगा, ये सब बंद होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मांग करेंगे तो जांच शुरू हो जाएगी, तो कहीं जांच शुरू होते होते उसकी वसूली न प्रारंभ हो जाए। इसलिए गनीमत रहे, वो वहीं तक सीमित रहे तो अच्छा होगा। इसी प्रकार से
तमाम अन्य योजनाओं में। और ये कौन एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं? एनएचएम के अंतर्गत भारत सरकार स्वयं देना चाहती है पैसा। 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जिसमें मॉनिटर हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऐसी 150 एम्बुलेंस भारत सरकार 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने हर जिले के लिए 2-2 कार्डियक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के लिए वो किया। प्रदेश सरकार ने नहीं लिया। ऐसा ना हो कि ये एम्बुलेंस जनता के हित में आए और फिर मोदी जी को श्रेय न मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय न मिल जाए। इसलिए हम लोग आए, 1 महीने के अंदर हमने सभी एम्बुलेंस मंगाई, हर जिले में 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हम लोग दे दी। और उसकी महत्ता को देखते हुए हम लोगों ने फिर अनुरोध किया कि हमें 100 और एम्बुलेंस उपलब्ध करवा दें। आज हम लोग 100 नई और एम्बुलेंस मंगा रहे हैं। बड़े जिलों में हम 1-1, 2-2 और उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन प्रदेश की जनता का हित जिससे भी होगा उस प्रकार की योजनाओं को प्रदेश में हम बड़ी मजबूती के साथ बिना लॉन्ग लपेट के हम लोग लागू करेंगे। योगी जी, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं लोगों की आपसे, बहुत सारे जनता के भी सवाल होंगे। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर जनता के मुकदमे का अगला भाग। आपने तो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाए, लेकिन हालत तो खराब है। जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम करेंगे। वेलकम बैक। हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि इनके शासन में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अब ये तो मायावती जी भी कह रही हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं और राहुल जी भी कह रहे हैं, और आपने तो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाएं, लेकिन हालत तो खराब है। हमने कहा है और हम करेंगे भी। आप देखेंगे बहुत शीघ्र आपको प्रदेश के अंदर लगेगा। यद्यपि इस बात का एहसास सबको है, कुछ क्षेत्रों में घटनाएं घटित हुई हैं और दुखद हैं, लेकिन हम चिन्हित कर चुके हैं कौन लोग इन घटनाओं को कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, यहां पर इलीगल स्लॉटरिंग होती थी। हम लोग जब पहले दिन चार्ज लेने के बाद हमारा मंत्री परिषद बैठा था, हम लोगों ने प्रशासन से जानना चाहा कि भाई ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए हैं, क्या है सब, क्यों इसमें कार्रवाई नहीं हो रही? कहा साहब ये कभी नहीं हो सकता है। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं, और इसीलिए इलीगल स्लॉटरिंग 24 घंटे के अंदर बंद होनी ही चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो जो इलीगल स्लॉटरिंग कर रहे थे तो वो तो बेरोजगार होंगे ना, लेकिन बेरोजगार के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ेगी, मनरेगा उनके लिए है। वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम करेंगे। देखिए, 2 महीने के सरकारी आंकड़े हैं मेरे पास में। 2 महीने में उत्तर प्रदेश में 56 डकैती, 833 लूट, 795 हत्या और 771 बलात्कार के केस पुलिस ने रजिस्टर किए हैं। लेकिन उससे पहले के भी आप आंकड़े देते तो और अच्छा होता, उसकी तुलना में ये कम हैं। एक दूसरा, ये कम इसलिए दिखाई, कम हैं भी इसलिए क्योंकि एक तो कुछ तो सुधार हुआ है, क्योंकि हमने मंचलों और सौदों पर एंटी रोमियो स्क्वाड भी यहां गठित करके कार्रवाई प्रारंभ की है। दूसरा, अभी एक हम लोगों ने सामान्य चेतावनी दी है। ये अपराध जो आंकड़े आपके सामने इसलिए हैं क्योंकि हमने प्रशासन को इस बात की सख्त हिदायत दी है कि कोई भी पीड़ित आता उसकी एफआईआर लॉन्च करिए। 100% एफआईआर लॉन्च किए जाने के बावजूद आंकड़े पिछली बार की तुलना में कम हैं, जब अपराध की एफआईआर लॉन्च दर्ज नहीं होती थी। लेकिन ये आंकड़े ज्यादा हैं, फिर भी हम लोग इसको एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं और हम लोग इस आंकड़ों को पूरी तरह समाप्त करवा करके उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाएंगे, क्योंकि हमें विकास करना है, उत्तर प्रदेश में सुशासन लाना है।
तो कानून का राज उसकी प्राथमिक गारंटी है और वो कानून का राज प्रदेश के अंदर होगा। आप देखना, बड़ी बड़ी मछलियां हमारे जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शीघ्र बड़ा परिणाम हम लेकर के आने वाले हैं। योगी जी, मथुरा में जो डकैती की घटना हुई, जिसमें 2 व्यापारियों की हत्या हुई, 7 करोड़ लूट कर ले गए, ये बड़ी घटना थी। बुलंदशहर में जिस तरह से सड़क पर गैंग रेप की घटना हुई, लूट की घटना हुई, ऐसी ही घटना पिछले प्रशासन में हुई थी, तब बहुत भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे। देखिए, पहले घटनाएं घटित होती थी, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था। मथुरा में 2 व्यापारियों की दुखद हत्या हुई, लूट की घटना घटित हुई। लूट की घटना के बाद अपराधी भी 5वें दिन पकड़ में आए, और पकड़ में ही नहीं आए, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। मैं ये मानता हूं कि उनकी जो है, उनके माँ बाप के कुछ पुण्य कर्म रहे हैं कि वो जिंदा हैं, अन्यथा उनको इस धरती पर नहीं रहना चाहिए था, उन अपराधियों को। और आगे विश्वास करेंगे, उसमें से एक अपराधी ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसको भय हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। आगे भी अपराधी इसी प्रकार से आत्महत्या करते हुए दिखाई देंगे, ये निश्चित है, देख लेना। आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में प्रोटेक्शन होता था सरकारों का, अब सहारनपुर से जो खबर आई, वहां जो जातीय हिंसा हुई, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने करवाया, उन्होंने एसपी को उसके घर में घुसकर मारा। देखिए, सहारनपुर में 20 अप्रैल को जो घटना घटित हुई थी, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने हमला किया था, सांसद को हमने इस बात को मैंने भी कहा, मैंने कहा देखो, अनुमति नहीं है तो अनुमति के बगैर किसी को भी कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा, प्रशासन नहीं करने देगा। तब तक एसपी के घर में वो पहुंच चुके थे। मैंने फोन से कहा, मैंने कहा आप सीधे वहां से निकलिए, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो। उसके बाद जिसने भी वहां घटना की, जो भी कैमरे में आ गए थे, एफआईआर लॉन्च हुआ, कार्रवाई हुई। हम लोगों ने कभी यह भेदभाव नहीं किया कि अपराधी का रंग देख करके, उसका टीका देख करके, उसकी टोपी देख करके कार्रवाई नहीं की। अपराधी अपराधी है, जो गलत करेगा, कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून उससे फिर अपना कार्रवाई प्रारंभ करेगा, और हम लोगों ने हर जगह किया। लेकिन वह एक दुर्घटना थी, एक आक्रोश था। दलित समुदाय के द्वारा निकाले जाने वाले शोभा यात्रा को जिस तरीके से रोका गया था, उनकी गलती थी कि उन्होंने परमिशन नहीं ली। मैंने कहा परमिशन लेकर के निकालिए, प्रशासन उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बिना परमिशन के किसी को भी नहीं निकालने दिया जाएगा। और ये कार्रवाई आगे भी हम लोग रखेंगे। अब ये नहीं होगा कि आप एक पक्ष को तो कहेंगे कि तुम डीजे मत बजाओ और दूसरे पक्ष को खुली छूट देंगे, ये चीजें नहीं हो सकती हैं, तो तुष्टिकरण नहीं होगा। योगी जी, जो अखबारों में छप रहा है, जो टीवी चैनल पर दिखाई दे रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि अपनों से ज्यादा आफत है। गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास, उन्होंने, उनके बारे में हेडलाइन है, फेसबुक पर छलका आईपीएस चारू का दर्द, एक आईपीएस अफसर को रोना पड़ा। आगरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का पुलिस पर हमला। भाजपा विधायक का ऑडियो वायरल, सीओ को धमकी। बरेली में बीजेपी के एमएलए की गुंडागर्दी, टैक्स मांगने पर थप्पड़ मारा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक को हत्या करने वालों के हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये कहा। मेरठ में बीजेपी के नेता ने पुलिस पर दबंगई दिखाई। रायबरेली में भाजपा विधायक की दरोगा को धमकी, का चालान काटा तो तुम्हारा चालान कर देंगे। मवाना में भाजपा विधायक ने एसडीओ को हड़काया। बस्ती में योगी जी के नाम पर धमकी दी। बरेली में भाजपा विधायक ने बैंक मैनेजर को, अब मैं पढ़ता जाऊंगा, बहुत लंबी फहरिस्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपराध को संरक्षण नहीं दिया है और न देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान आपने बराबर सुने होंगे, देखे होंगे। आपके तमाम कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, उन्होंने स्पष्ट इस बारे में कह दिया है, और हम लोगों ने भी सभी को स्पष्ट कर दिया है। अपराधी कोई भी होगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन सत्ता है, थोड़ा बहुत भी आप श्वास नहीं लेने देंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों को, तो उसको भी मैं किस रूप में देखूंगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे, और कानून के अनुसार ही प्रदेश चलेगा, किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं, और न किसी ऐसे व्यक्ति के दबाव में कोई प्रशासन कार्य करे। मुझे लगता है प्रशासन को इस बात की सख्त हिदायत है कि फ्री हैंड काम करें,
निष्पक्ष काम करें, बिना किसी भय के आप कार्य करें, हमें रिजल्ट चाहिए। अब इतना कहने के बाद भी अगर वो रिजल्ट नहीं दे सकता अपनी गलतियों के लिए, आप अनुमान कर सकते हैं जो व्यक्ति किसी विधायक का फोन टेप कर रहा है उसकी मानसिकता अनुमान कर सकते हैं वो मानसिकता क्या है। लेकिन योगी जी बहुत सारे, दूसरा, हमें विरासत में एक और चीज मिली। आप ताज्जुब करेंगे, प्रदेश में शराब के जितने ठेके हैं ना, जितने विवाद हुए हैं, ये सब भी कारस्तानी अखिलेश सरकार की है। उन्होंने 2018 मार्च 2018 तक के शराब के सभी ठेकों की नीलामी कर दी पहले ही, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगाई कि हाईवे की सभी शराब की दुकानों को बंद करो, तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ उन सबको इस बात का एग्रीमेंट कर दिया कि तुम हाईवे से 500 मीटर बस्ती में खोल दो। अब बस्तियों के अंदर जितनी शराब की दुकानें खोली गई, पूर्व सरकार ने खोली, हम लोगों ने बाद में उस पर रोक लगाने के लिए कहा। जब जगह जगह तोड़फोड़ की बातें आई, मैंने प्रशासन को बुलाया, मैंने कहा ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है, कैसे तोड़फोड़ हो रही है। कहा साहब शराब की दुकानें। मैं कहा शराब की दुकानें तो पहले से चली आ रही होंगी। कहा नहीं साहब इस प्रकार का हुआ। हमने कहा भी क्या अखिलेश यादव को इस बात का उनके पास अधिकार था कि वह जब सत्ता में नहीं थे या सत्ता में उनको नहीं रहना है तो वह पहले ही एडवांस में 2 साल का शराब का ठेका दे दे, लेकिन तब भी उन्होंने दिया है। और किस तरीके से प्रदेश के खजाने को इन्होंने लूट का एक जरिया बना दिया, अगर इसके बारे में बताऊंगा तो मुझे लगता है बड़ा समय आपका भी यहाँ पे खराब होगा और अनावश्यक माहौल भी खराब होगा। लेकिन यह तय है कि जिस शराब सिंडिकेट को सपा बसपा ने पाला था वो पूरी तरह ध्वस्त होगा। प्रदेश में प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति लेके आने वाली है। हम लोग ये तय कर चुके हैं, शराब की दुकान किसी भी बस्ती के बीच में नहीं होगा, किसी भी धर्मस्थल, किसी भी शैक्षणिक संस्था, किसी चिकित्सालय और सार्वजनिक स्थान के 500 मीटर के अंदर हम लोग शराब की दुकानें नहीं खोलने देंगे, और इसको हम बड़ी कड़ाई के साथ लागू करने वाले हैं। गोरखपुर की घटना भी अवैध शराब की दुकान को लेकर के ही था, इलीगल तरीके से खोली गई थी, उसको रोकने के लिए कहा गया। सभी को पहले से इस बारे में कह दिया गया और प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना। लेकिन योगी उन लोग का क्या करेंगे जो योगी आदित्यनाथ का नाम लेके, जो आपकी तरह बाल मुंडवा के भगवा पहन के गुंडागर्दी करते हैं आपके नाम पर? देखिए, मेरे नाम पर कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। हर एक को मालूम है कि मैं जब सांसद था तब भी मैं फोन नहीं करता था किसी अधिकारी को फालतू की, और सबको मालूम है। और अगर कर रहा है तो प्रशासन को उसको बुला करके सीधे अंदर बंद करवा देना चाहिए। लेकिन ऐसी बहुत सारी खबरें छपी हैं ना, मैं क्या कर रहा हूं सबको इसकी बात की हम लोगों ने पहले इस बात को दे दिया है। मेरे नाम से कोई फोन अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई आप करिए, बेझिझक करिए। नहीं, लेकिन ये भगवा एक दूसरा, ये कल की मैं आपको बात बताऊं, एक बड़ी शानदार घटना कल घटित हुई। वो थी, कल मेरे पास समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा साहब जो है आज हमारी एक बैठक थी, उस बैठक से मैं आया हूं, आपको एक बात बता रहा हूं। प्रदेश के अंदर जो अपराध हो रहे हैं, जो ये नकाब लगा करके गोलियां चलाई जा रही हैं, जो जगह जगह छुरेबाजी होने की घटना हो रही है, दुष्कर्म की घटना घटित हो रही है, इसमें कुछ हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं और गमछा डाल करके कर रहे हैं। इस गमछे को आप किसी प्रकार से रोक लगाते। मैंने कहा घबराइए मत, हम उन्हीं को गिरफ्त में लेने की तैयारी कर रहे हैं और वे सारे चेहरे एक्सपोज होने वाले हैं बहुत जल्दी। ये वास्तविकता है, इस सच्चाई को आप देख लीजिए। और मैं कह सकता हूं कि जो लोग हर तरीके से फेल हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं, जिनके लिए अब कोई स्पेस नहीं बचा है, अब वे प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और मैंने भी इस बात को कह दिया है कि हमने बातचीत से सबको समझा दिया है। अब जो बात से नहीं मानेगा वो दूसरे तरीके से जरूर मान जाएगा, और दूसरा तरीका हम लोग अपना रहे हैं। आप तो पहले भी कहते रहे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, कह दिया ना, उसको अपनाने का समय आ गया है। लेकिन एक जो रोमियो हैं, उनको आपने भूत बनाने का काम किया है, उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लड़के लड़कियां अगर सड़क पर घूम रहे होते हैं, कोई चाचा भतीजी भी होते हैं या दोस्त होते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। झांसी की घटना है 22 मार्च की, लड़के लड़कियों से उठक बैठक लगवाई पुलिस ने। कानपुर में 28 मार्च को दवा लेने निकले चाचा और भतीजी, उनको पकड़ लिया।
लूकरगंज में 18 अप्रैल को पुलिस ने युवक को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा, 3 घंटे बिठाया, पैसे लिए, फिर छोड़ दिया। ताजमहल के पास एएसआई ने शिकायत की, टूरिस्ट को रोमियो स्क्वाड ने पकड़ लिया। गाजियाबाद में स्वामी जयंती पार्क वो कहते हैं अब खाली पड़ा है, यहां कोई आता नहीं है क्योंकि डर है कहीं ये रोमियो स्क्वाड ना आ जाए। देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड गठित होने के तत्काल बाद प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, कुछ नियम भी जारी कर दिए थे, और इस बात को स्पष्ट मैंने भी इस बात को कहा कि अगर एक लड़का एक लड़की, हो सकता है दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी आपसी रिश्तेदार हो सकते हैं, उनको कोई छेड़ेगा नहीं। और जहां पे छेड़ा गया, इस प्रकार की शिकायतें आई, वहां पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन अधिकारियों ने इस घटना को वहां पर अंजाम दिया है। चुनाव के दौरान हम लोगों के पास सर्वाधिक शिकायतें इस बात की आती थीं। हम लोग जाते थे चुनाव प्रचार के दौरान, किसी घर में चले गए, परिवार की गृहिणी सबसे ज्यादा हम लोगों को इस बात की शिकायत करती थी कि हम लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, खराब स्थिति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पर परिवार के लोग बालिकाओं को विद्यालय या तो भेजना बंद कर दिए थे, या किसी हॉस्टल में दूर प्रदेश के बाहर उन्होंने कर दिया था, या फिर उनको जो है किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज करके पढ़ाते थे। अब बताइए, किसी बालिका को अपने माँ बाप के साथ रहने का अवसर न मिले, उसको हॉस्टल में भेजना पड़े, उसको जो है रिश्तेदार के यहाँ भेजना पड़े, सुरक्षा की गारंटी सरकार न दे सके, ये हमारे लिए लज्जाजनक स्थिति है और ये स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक कार्रवाई होगी। और एंटी रोमियो स्क्वाड केवल तात्कालिक परिस्थिति के लिए नहीं था, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। प्रदेश में हम इसको और तीव्र गति से लागू करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बस इतना आश्वासन दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में प्यार मोहब्बत करने वालों को कोई नहीं पकड़ेगा। मैंने कहा ना, उसके लिए तो पहले एडवाइजरी जारी हो चुकी है। प्यार और मोहब्बत के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यार और मोहब्बत के नाम पर कोई झूठ और फेराब नहीं होना चाहिए। किसी छल और कपट को भी हम किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं देंगे, और मुझे लगता है मुझे उससे आगे मत बुलवाने दीजिए। क्योंकि रिसर्च करते करते मुझे पता चला आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे तो 50 स्टूडेंट थे, सिर्फ 3 लड़कियां थी, तो वहां तो स्कोप था नहीं कोई। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, ये समाज है। इस समाज के अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं उस प्राचीन व्यवस्था के संस्कार देने पड़ेंगे जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन मानी जाती थी। और अगर हम संस्कार दे सकेंगे तो तमाम प्रकार के कुछ संस्कारों और अपराध को भी हम रोकने में सफल हो जाएंगे। अब जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। मेरा योगी सर सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन है कि सर, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, जब भी वो गलत काम करता है तो आप उसे ट्रांसफर क्यों देते हैं, डिसमिस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मैं जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो 1 महीने 1.25 महीने तक हम लोगों ने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की, तो लोग कहने लगे सही तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमने कहा यार कार्य करने दो। हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग आवश्यक है, हम लोगों ने करना प्रारंभ किया, और हम पहले इस बात को चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में, सस्पेंशन में हम लोगों का विश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो घर भेजने की तैयारी करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे, और बहुत शीघ्र इस प्रकार की कार्रवाई को हम लोग अंजाम देने वाले हैं। लेकिन ये लगा कि गलती हुई, पहले दिन ही ट्रांसफर कर देने चाहिए थे? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा ये मानना है हर एक व्यक्ति को सुधरने का अवसर देना चाहिए। लीडरशिप जब गलत हो, पॉलिटिकल विल पावर न हो, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन करेगा क्या? मुख्यमंत्री और मंत्री अपने कार्यालय में कभी बैठे ही नहीं हैं, अपने कैंप कार्यालय से व्यवस्थाएं चलाते थे, और उसके बाद शाम 6 बजे के बाद उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो जाती थी। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति की कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती है और नहीं होनी चाहिए। उसका 24 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारी जगह से हमारे पास ये बात आई, मैंने 9 बजे से 11 बजे तक प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को, प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से कहा है कि आप अपने कार्यालय में जन शिकायतों की सुनवाई करिए।
बहुत सारी जगह से आया कि साहब एक कभी हुआ नहीं। मैंने कहा जो नहीं हुआ वही तो करवा रहे हैं, वही तो करवाएंगे। क्यों नहीं होगा? आप सार्वजनिक जीवन में हैं, किसी महत्वपूर्ण उस पर हैं, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होनी चाहिए। आप समाज के लिए कार्य करिए और नहीं तो फिर उस पद से मुक्ति पाइए। बस दो ही ऑप्शन आपके पास हैं, इसके अलावा तीसरा नहीं हो सकता है। और हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा जगाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को फिर उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। तीनों स्थितियों के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग तीनों स्तर पर कार्रवाई भी करेंगे। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम और सवाल का एक और। आपने कहा था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के, वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना है। तो हम तब भी तय करेंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि इनके शासन में मुसलमानों में खौफ है। अब यह कहा जा रहा है योगी जी, जिस दिन से आप मुख्यमंत्री बने हैं, जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके मन में खौफ है, डर है, आशंका है कि यूपी में रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। पिछले 70-72 दिनों में तो किसी मुसलमान के ऊपर कोई कहर नहीं ढाया गया कहीं भी। एक दूसरा, हम लोग केंद्र में आदरणीय मोदी जी को आदर्श मान करके कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 2013 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। यह सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है। हम योजनाएं सबके लिए लाएंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सबको सुरक्षा देंगे, सबके विकास को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई अपराध करेगा तो फिर उस समय कानून अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। मुझे लगता है यह भय अनावश्यक है। मेरे जनता दर्शन कार्यक्रम में आप ताज्जुब करेंगे, प्रतिदिन 25, 30, 40, 50 मुस्लिम महिलाएं आती हैं और उनकी पीड़ा को अगर आप सुनेंगे, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपनी मां के साथ, कोई अपने बेटे के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपने किसी रिश्तेदार के साथ आती है, एक ही बात उनकी होती है, हमें टेलीफोन से तलाक देकर के छोड़ दिया गया, हमें एक कागज में भेज करके, चुटकुला भेज करके कह दिया गया कि इनको छोड़ दो। भाई उन लोगों को न्याय तो मिलना ही चाहिए। और अगर उनकी पैरवी करने की बात प्रदेश सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये आधी आबादी के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस आधी आबादी को न्याय मिलना ही चाहिए, ये हम लोगों का आग्रह है। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया है। मैंने लखनऊ में देखा है, बहुत सारे सिया धर्मगुरुओं ने गौ हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बात की, गौ मांस को सेवन न करने की उन्होंने खुलेआम वकालत की, इस प्रकार की उन्होंने आदेश जारी किए हैं। मुझे लगता है कि जो लोग संविधान के साथ, कानून के अनुसार, शासन की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, उनको कहीं भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, उनका सम्मान भी उनको वापस कराएगी। लेकिन हां, कोई अपने को कानून से ऊपर समझता है, संविधान से ऊपर समझता है, उसके अंदर भय होना जरूरी है। अब योगी जी, आप 3 तलाक की बात करेंगे, आप गौरक्षा की बात करेंगे और फिर भी सोचेंगे कि मुसलमान बुरा ना माने। भाई मैं कहता हूं तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बात के लिए क्लियर कर दिया है। उन्होंने 3 तलाक का विरोध कर दिया है, उन्होंने गौ हत्या का विरोध भी करना शुरू कर दिया है, और सभी लोगों को इसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है सब स्वीकार करेंगे
एक सौहार्द की स्थापना होगी। हमें प्रयास करना चाहिए कि सौहार्द कहीं बिगड़ने न पाए। इसके लिए दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं अपने कुछ निहित स्वार्थों की तिलांजलि देनी होगी, और अगर इस दिशा में एक बेहतर प्रयास हो सकेगा तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद का एक सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा जिसमें हम लोग समाज में सौहार्द स्थापना करने की एक पहल कर सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पहल में आगे आकर के सहयोग किया है। देखिए, मैं आपको साफ साफ पूछ लेता हूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बूचड़खाने बंद किए गए, मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कारोबारी हैं, जिनको लगता है कि मुस्लिम समुदाय की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए यह काम किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पहले से ही कुछ आदेश जारी किए थे, कुछ डायरेक्शन जारी किए थे। हम लोगों ने तो प्रशासन से कहा कि भाई देखो, ये जो आदेश हैं आप इसको लागू करवाइए। कुछ लोग आनाकानी करने का प्रयास कर रहे थे, हमने कहा भी कुछ नहीं, अगर न्यायालय ने कह दिया है तो इसमें फिर इफ वर्ड का प्रश्न ही नहीं उठता। आप इसको लागू करिए। 24 घंटे के अंदर सब कुछ लागू हुआ। मेरे पास तमाम लोग आए थे, इस पेशे से जुड़े हुए लोग आए थे, उसमें दोनों प्रकार के लोग थे। लोगों ने कहा साहब, मैंने कहा यार बताओ कि आखिर हमारा आदेश कहां पे है। ये तो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। अगर हम पालन न करें तो हमारे सारे अधिकारी जेल चले जाएंगे। तो क्या हम अधिकारियों को जेल भिजवाएं अपना? हम अधिकारियों को जेल नहीं जाने देंगे, लेकिन कानून के अनुसार प्रदेश को चलाएंगे भी। अब पिछली सरकार भी तो चुपचाप बैठी थी इस कानून के ऊपर। पिछली सरकार में इस सरकार में यही अंतर है कि पिछली सरकार में प्रशासन, अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, स्पेशल सेक्रेटरी को घंटों कोर्ट में खड़ा होना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था। इस सरकार में ऐसी कोई नौबत नहीं आई है और आगे भी नहीं आएगी। कतई नहीं आने देंगे हम लोग इस प्रकार की नौबत। न्यायालय का कोई आदेश है, न्यायालय का सम्मान होगा, लेकिन अनावश्यक रूप से हमारे अधिकारी कोर्ट के कटघरे में खड़े होने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन ये आपकी जो रेपुटेशन है सिर्फ यहां नहीं है, अमेरिका तक, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, हफिंगटन पोस्ट है उसमें खबर छपी। उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट का कंसोलिडेशन करना चाहती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदू तो दुनिया का सबसे उदार मनुष्य है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्तित्व बताइए कि जिसने इतनी उदारता के साथ दुनिया के किसी मत, किसी मजहब या किसी सेक्ट को अपने यहां सम्मान दिया हो, फलने फूलने का अवसर दिया हो। फिर हिंदू से इतनी चिढ़ क्यों? और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मुझे अपने उन दायित्वों का भी निर्वहन करना है कि प्रदेश में हर व्यक्ति का विकास और प्रत्येक 22 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व भी मेरे ऊपर है। मुझे ये करना है। हमारा मंत्रिपरिषद और इस मंत्रिमंडल से जुड़ा प्रत्येक सदस्य उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के कार्य करेगा। उन्होंने आपके पुराने बयानों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि आपने कहा था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के, वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना है। तो हम तब भी तय करेंगे और हम इस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर नहीं फैलने देंगे, क्योंकि अराजकता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। हमने चेतावनी देख करके बहुत कर लिया है, अब आगे एक्शन की तैयारी हो रही है। बृहद स्तर पर कार्रवाई होगी। गुंडे अपराधी या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे या अन्यत्र कहीं होंगे, लेकिन हम लोग उनको सड़कों पर खुलेआम अराजकता और जंगल राज की स्थिति पैदा करने की छूट नहीं देंगे। ये बयान पिछले बयानों के ही साथ जुड़े हुए बयान है। योगी जी, आपके बहुत सारे लेख हैं जो उद्धृत किए गए हैं। अब एक का टाइटल है खतरे में हिंदू, दूसरे का टाइटल है सावधान ये इस्लामी आतंक है, आतंक का गढ़ आजमगढ़, और फिर लिखा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
ये सब कहीं ना कहीं भाई, ये तो एक तो पाकिस्तान से जुड़ा होगा। हाँ, लातों पाकिस्तान के जुड़ा है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोलो। आजमगढ़ की स्थिति आपने देखा होगा कि 2008 में मुझ पर स्वयं वहां हमला हुआ था और हमले की पूरी जानकारी तत्कालीन प्रशासन को थी। पूरे रिकॉर्ड उनके पास हैं कि हमला कहां से संचालित हो रहा है, कौन लोग मुझ पे कहां हमला करने वाले हैं। यानी अगर मुझे आजमगढ़ के पहले मेरे एक कार्यकर्ता के द्वारा हल्की सूचना नहीं दी गई होती कि देखिए आगे कुछ होने जा रहा है, हमें इस बात की आशंका है, क्योंकि इसमें कुछ एक आध पुलिस वालों के नाम भी सामने आए थे, तो मुझे लगता है कि मैं इस धरती पे ही नहीं रहता। मैंने अपनी गाड़ी ही बदल दी और मैंने उसमें अपने 2-3 सतर्क कार्यकर्ताओं को रखा कि भाई देखो हमला होगा, गाड़ी की चिंता मत करना, तुम लोग पहले निकल करके बाहर भागना। 11वें नंबर गाड़ी में मैं था। मैं अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस में ले गया, 3रे नंबर पर मैं चला गया। बाकी मैंने सब कुछ वैसे रहने दिया। 10, 11 और 12 इन 3 गाड़ियों को निशाना बना करके इतनी उसके साथ उनको बिल्कुल वो कर दिया गया था, तो कार्यकर्ताओं को पहले से सावधान कर दिया गया था, तुरंत निकल करके बाहर हो गए, बचाव कर लिया उन्होंने। ये जो स्थितियां थी, देश एक समय, आपको लगता नहीं कि देश के अंदर जितनी भी आतंकी घटनाएं घटित होती थी उन सब के सूत्र कहीं ना कहीं आजमगढ़ से जुड़ते जा रहे थे। रोका गया, रोकेंगे, हम प्रदेश के अंदर कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे, और अगर कोई इस प्रकार की घटनाओं को, जो समाज विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, इस घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा, प्रश्रय देगा, तो सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को कुचलने का कार्य भी हम लोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार का हम लोगों को कोई संकोच नहीं होगा। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं आपने क्या लिखा था। आपने लिखा, आज आजमगढ़ इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बन गया है। देश दुनिया में आतंकवाद की कोई घटना, इसके सूत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजमगढ़ से जुड़े होते हैं, न हो यह असंभव है। यह आतंक इस्लाम के नाम पर है, इसलिए इस्लामी आतंकवाद है। ये तो दुनिया कह रही है, ये मैं थोड़े कह रहा हूं। दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ ने काफी सुधार किया है। अन्यथा हर मामले में बटला हाउस कांड आजमगढ़ से जुड़ता था। देश के अंदर कहीं कोई घटना विस्फोट होता था, उसमें सूत्र वहां से जुड़ते थे और उसी में तमाम इस देश के सेकुलरिस्ट वहां जाकर के ऐसे तत्वों को प्रश्रय भी देते थे। तो ये जो स्थितियां थी, देखिए, आखिर रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष बाण उठाना ही पड़ा और कंस को मारने के लिए कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ा। अगर शांति से ही सारी चीजें हो जाती, ये मैं भी जानता हूं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, तब भी बहुत सारे अपराधी ऐसे होंगे जो सुधरेंगे नहीं। उनको ठीक करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने तो पड़ेंगे ही, और मैं इस बात को जानता हूं और अंततः उसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे और ये होगा। लेकिन आपकी इमेज ऐसी बनी है क्योंकि आप ऐसी बातें कहते रहे। अब देखिए, आपने लिखा, देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आतंकवाद के साथ इस्लाम शब्द जोड़े जाने का विरोध करता है, पर क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम और अल्लाह के नाम पर मौतों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों रोज रोज निरपराध हिंदुओं की हत्या होती है। आप चले जाइए ना, अफगानिस्तान से लेकर के सूडान तक और पूरे उस क्षेत्र को आप देख लीजिए, ISIS के नाम पे क्या हो रहा है। क्यों नहीं उसको कंडेम किया जाता है? क्यों इस प्रकार की स्थितियों को इस देश के अंदर और पूरी दुनिया के मौलवी इसके खिलाफ एक फतवा जारी करके लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं? मुझे लगता है जिस दिन जागरूक कर देंगे, एक बड़ी आबादी तबाह होने से बच जाएगी। जो लोग ये मानते हैं कि हम दुनिया को नष्ट करके स्वयं जीवित रह पाएंगे, उनकी गलतफहमी है। दुनिया को खत्म नहीं कर पाएंगे, स्वयं खत्म हो जाएंगे। देखिए, ये आपका लेख है, जब भारत का राष्ट्रत्व जगेगा, भारत माता सिंघनी की तरह दहाड़ उठेंगी, तब जागृत हिंदू महाकाली की तरह आतंकवादियों के नरमुंडों की माला पहनकर अपनी रक्तिम लपलपाती जिह्वा से आतंक के पर्याय नर पिशाचों का रक्तपान करेगा। तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे फिर से भगवा लहराएगा। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो ये बृहत्तर भारत के ही हिस्से थे। आप रामायण और महाभारत काल में चले जाइए, आखिर माता कैकेयी कहाँ की थी? आप चले जाइए, गांधारी कहाँ की थी?
आखिर वो क्षेत्र तो ठीक है, परिस्थितियां बदली, इतिहास ने एक ऐसा तांडव किया कि वे क्षेत्र भारत से अलग होते गए, अलग हुए। लेकिन क्या ये सच नहीं कि बृहत्तर भारत का हिस्सा अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, वर्तमान का बांग्लादेश भी है, और अन्य तमाम जो आसपास के भूभाग हैं सब बृहत्तर भारत के हिस्से हुआ करते थे। किसी कालखंड में पिछड़े थे, हटे थे, हमसे बिछड़ गए थे। हो सकता है इतिहास फिर करवट ले। अगर दोनों जर्मनी एक हो सकती हैं तो ये मान करके चलिए कि वह दिन जरूर आएगा जिस दिन आईएसआईएस के तांडव को अगर उस समुदाय के लोग स्वयं रोकेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई के लिए फिर जो मैंने कहा है वही होने वाला है। अब फाइनल राउंड है हमारे पास में और अब 2-4 सवाल हम ले सकते हैं। ये मेरा सवाल नहीं, ये मेरी बेटी का एक वाकया है, मैं बताना चाह रहा हूँ योगी जी को। मेरी बेटी सऊदीया गई थी मेरे साथ ज़ियारत पे, तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ यूपी के बहुत से लोग थे। तो वो बोलने लगे अब तो यूपी सरकार में योगी आ गए हैं, तुम लोग का क्या हाल चल रहा है। तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि जो स्कूल के बाहर गुंडे होते थे वो नहीं खड़े होते हैं, और जो मेडिकल कॉलेज में या जो प्रशासन में लोग देखने जाते थे, आज वो ऐसा मुख्यमंत्री आया है हमारा सीएम कि वो देखने जाता है उनको, उनका स्वास्थ्य का हाल देखता है और उनकी तारीफें करता है। और ये बेटी मेरी सिर्फ 6 साल की है। तो उस पाकिस्तानी ने मुझसे कहा, मेरी बेटी से कहा कि जिस दिन तुमको योगी जी या तुम्हारे फादर को या किसी मुस्लिम को गले लगा कर कह देंगे, उस दिन मैं मान लूंगा तुम्हारे योगी जी बहुत महान हैं। तो योगी जी को मैं गले लगाना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको प्रदेश सरकार आपको उस पाकिस्तानी को जवाब देना है जरूर। मैं ये कह रहा हूं ना, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने प्रदेश सरकार के इन कार्यों को देखा है, महसूस किया है, और आपकी पुत्री को भी मैंने इसी बात को कहा था। हम एक ऐसी कार्य संस्कृति को जन्म देना चाहते हैं जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन, और वह कार्य संस्कृति सबके लिए है, किसी जाति के लिए नहीं, किसी मत और मजहब के लिए नहीं। और इसलिए हमने कहा ना कि ये व्यवस्था हम प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। हम किसी को अपंग नहीं बनाना चाहते, उसको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। लेकिन यह भी आप उत्तर प्रदेश के लोगों से कह सकते हैं कि किसी मुस्लिम भाई को, किसी मुस्लिम बहन को डरने की, खौफ में रहने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, सबका साथ सबके विकास में सब आ जाता है, इसमें किसी को दूसरी चीज कहने की आवश्यकता ही नहीं। जब मैं कह रहा हूं कि यह सरकार पार्टी की नहीं, प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की है, तो 22 करोड़ लोगों का विकास और 22 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। हाँ, बशर्ते उस 22 करोड़ में कोई व्यक्ति अपने को कानून से ऊपर और संविधान से ऊपर न समझ रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी अदालत का यह मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश की जनता का।